नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ के बारे में। तो ये डिसीज़ क्या होती है, इसका साइन सिम्टम क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है और नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका, आपका डिसीज़ क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो होता क्या है, ये क्या होता है, आफ्टर एन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, कुछ भी मतलब आपका सेल्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या ब्लड के जो कंपोनेंट हैं उसका हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं एक बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से दूसरी बॉडी पर, या आपका बॉडी का टिश्यू हो गया या सेल्स का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब हम उसका स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे, ऐसे ही हम उसको सेल्स को या कंपोनेंट को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप ट्रांसप्लांट करते हो तो ये एक आपकी ऑटो इम्यून डिसीज आती है, ऑटो इम्यून आपके डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो जिसका भी हमने ट्रांसप्लांट किया, मतलब फर्दर एनीवन कोई भी पर्सन हो सकता है, और जिस पर्सन को किया, एक होता है इसमें डोनर, दूसरा होता है रिसीवर। तो जो डोनर होता है और जो रिसीवर होता है, तो डोनर जिसने उसको डोनेट किया, रिसीवर जिसने रिसीव किया। तो डोनर ने तो डोनेट कर दिया, और हो सकता है उसका इम्यूनिटी कुछ और रहा होगा, कुछ उसका अलग रहा होगा। तो जिस पर्सन को रिसीव किया है, जो रिसीवर है, तो रिसीवर होता है क्या, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ना, क्योंकि हर पर्सन का इम्यून सिस्टम और हर पर्सन का अलग अलग होता है मैकेनिज्म बॉडी का। तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, उस चीज़ को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है, उस चीज़ को नकारता है। तो अब रिजेक्ट करता है, इसकी वजह से होता है क्या है ना। तो इन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं GBHD। GBHD क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। डोनेटेड बोन मैरो प्रेफर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। क्या हो सकता है आपका जब भी स्टेम सेल्स में जाता है ना, आपके ब्लड के अंदर, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, क्या क्या हो सकता है, आपका बोन मैरो हो सकता है, प्रेफर्ड ब्लड स्टेम सेल भी आपके हो सकते हैं ना। तो जब भी आपका जो रिसिपिएंट होता है उसकी जो बॉडी होती है, ऐसे ऐसे उसको क्या किस तरीके से ट्रीट करती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है आपको फॉरेन बॉडी से, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस से, डेड सेल से, फॉरेन सेल से फाइट करने का। तो अब होता है क्या, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसको वो किस तरीके से पहचान रहे, कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंस समझ के वो क्या कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं। जैसे कि हम लड़ाई करते हैं, और लड़ाई जब हम कर रहे हैं और आपस में हम पहचान नहीं पा रहे, आपस में जो आपके वॉरियर्स होते हैं, सैनिक, वो आपस में ही लड़ मरे, तो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसे ही इसको ट्रांसप्लांट तो किया था, पर वो टिश्यू, वो सेल्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से जो अपेयर होता है, जो हमको कंडीशन होती है डिसीज में, वो क्या क्या होता है, डोनेटेड सेल या बोन मैरो अटैक द बॉडी। ये क्या करता है, जो डोनेटेड सेल्स होता है आपका या बोन मैरो होती है, वो क्या करती है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, जिसने रिसीव किया है उसकी बॉडी को अटैक करती है, उसके सेल्स, हेल्दी सेल्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसको ये डिसीज कॉज होती है। दूसरा इसमें हम क्या देख सकते हैं, नो क्लोज मैच बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट। जो डोनर है और रिसिपिएंट है, उनके आपस में क्या होता है, क्लोज मैचिंग नहीं हो पा रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा, भाई तेरा अलग है मेरा अलग है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, रिसिपिएंट जो आता है, जो रिसीव करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंड एंटीजन, किसमें मैच नहीं होता है, किसमें उनका आपस में तालमेल नहीं बनता है, ल्यूकोसाइट में और एंटीजन में। ल्यूकोसाइट और एंटीजन का आपस में उनका मेल नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे, और फाइट करने लगे तो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती है ना, अल्ट्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। होस्ट रिजेक्ट द ग्राफ्ट GVHD डिसीज ऑक्यूर आफ्टर। होस्ट क्या करता है, जो भी होस्ट, मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं होस्ट मतलब जिस व्यक्ति ने भी रिसीव किया, वो क्या हो गया, आपका होस्ट हो गया, ह्यूमन हो गया। वो क्या करता है, जो भी ग्राफ्ट सेल्स उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है कि भाई नहीं, ये अपनी काम का नहीं है या मेरी कैटेगरी का नहीं, उसको रिजेक्ट करता है। और जब रिजेक्ट करता है तो कौन सी डिसीज होती है आपकी, GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ठीक है, आया समझ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जब भी आप बोन मैरो हो गया, टिश्यू हो गया, या कोई भी टिश्यू का छोटा सा पार्टिकल्स हो गया, ब्लड का कंपोनेंट हो गया, जब भी आप ट्रांसफ्यूज करते हो किसी अनदर पर्सन का, किसी अनदर व्यक्ति का, अब हर पर्सन की इम्यून सिस्टम, हर पर्सन का DNA, हर पर्सन का अलग अलग होता है, राइट। तो अब होता है क्या, ये आपने डोनेट तो कर दिया, एक होता है रिसीवर, एक होता है
डोनर। तो जो रिसीवर जो डोनर होता है वो आपका होस्ट होता है। अब आपने वो सेल या टिश्यू या ऑर्गन कोई भी चीज़ आपने ट्रांसप्लांट कर दी, बॉडी के अंदर डोनेट कर दी, पर जो डोनर है वो उसको होस्ट है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मैच नहीं हो रही, उसके जो एंटीजन है ल्यूकोसाइट है वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे, उसका क्लोज मैचिंग नहीं हो रही। तो मैचिंग नहीं होने की वजह से उसको बॉडी नकार रही, उसको रिजेक्ट कर रही कि नहीं भाई ये हमारी कैटेगरी का नहीं है, चलो जाओ इधर से। तो उसको रिजेक्ट कर रही है, उसकी वजह से जो आपको डिसीज हो रही है वो कौन सी डिसीज हो रही है आपको, GVHD। क्या हो रहा है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, राइट। अब ये किस रीजन में हो सकता है ग्राफ्ट, अब ये रिजेक्ट कर रहा है किस किस को, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसकी वजह से हो सकता है। आफ्टर होस्ट रिजेक्ट द ग्राफ्ट सेल, फिर फीटल थाइमस ट्रांसप्लांटेशन, आपने फीटस का जो थाइमस है, आपकी थाइमस ग्लैंड, उसका ट्रांसप्लांट किया या उसका टिश्यू वगैरह का ट्रांसप्लांट किया, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर फीटल लीवर किडनी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा कैसे हो सकता है, फीटल बोन मैरो किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। या ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं और इनको बाई बर्थ से कोई डिफॉर्मिटी है और डिफॉर्मिटी की जगह हम उसको क्यूर करने के लिए ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस समय पर भी ये हो सकता है। GVHD ऑक्यूर फर्स्ट 100 डेज आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन, ये डिसीज़ कब होती है, आपको फर्स्ट 100 दिन के अंदर ही आपको ये डिसीज़ ऑक्यूर हो जाती है, इसके साइन सिम्टम आपको देखने को मिलने लगते हैं। प्राइमरी किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है, स्किन को अफेक्ट करेगी, आपके लीवर को और आपके GI ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ये अफेक्ट करेगी, राइट। तो इतनी बात आपको इसमें बेसिक्स याद रखना है। ये आपकी किस किस में हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकती है, फीटल थाइमस ट्रांसप्लांटेशन में हो सकती है, लीवर किडनी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम आपको हो सकती है। ऑक्यूर फर्स्ट 100 डे कब होती है, आपको 100 डे के अंदर अंदर आपको हो सकता है, फर्स्ट 100 डे में आपको हो सकती है। आफ्टर ट्रांसप्लांट करने के 100 दिन के अंदर या 100 डे के बाद। और प्राइमरी अफेक्ट किस किस ऑर्गन को ये अफेक्ट करती है, आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी, आपके लीवर को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, तो सिम्टम भी इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स इसमें कॉज होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। स्किन आपको रेसेस होंगे और किस जगह पर होंगे, मेनली आपको पाम पर और आपकी फीट पर। देन चेस्ट और बैक, वैसे तो ये किसी भी आपकी बॉडी के रीजन में हो सकते हैं, ऑल्सो हालांकि किसी भी रीजन में हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन जो है आपके पाम में, फीट में, चेस्ट और आपके बैक पर। इफ सीवियर, यदि ये सीवियर केस होता है, ज़्यादा स्प्रेड होता है, सीवियर केस में क्या होगा, द रेसेस स्प्रेड पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पर भी आपके जो रेसेस हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। पर प्राइमरी कहाँ पर मिलेंगे बेटा, आपको फीट पर, चेस्ट पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, पाम, फीट और चेस्ट एंड बैक। और यदि सीवियर होता है तो आपको पूरी बॉडी पर भी ये देखने को मिल सकते हैं। रेस में भी स्प्रेड टू एंटायर बॉडी एंड हैव जनरलाइज इरिथमा विथ बलून फॉर्मेशन एंड, यदि और सीवियर केस में होता है आपकी होल बॉडी पर स्प्रेड होते हैं, तो इसमें आपको इरिथमा होने का कॉज और बलून लाइक फॉर्मेशन भी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब साइन सिम्टम क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है कि स्पेशली GI ट्रैक को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको डायरिया होना, लूज मोशन होना स्वाभाविक सी बात है। फिर दूसरा क्या होगा, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आई, आपको येलो स्किन होगी और ज्वाइंट, आपकी आई भी येलो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके लीवर को अफेक्ट कर रहा है और लीवर आपका सीक्रेट करता है आपके बिलिरुबिन को, है ना। तो बिलिरुबिन का यदि लेवल इंक्रीज होगा, उसके फंक्शन में अल्ट्रेशन आएगा, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको जॉइंटिस भी हो सकता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, डायरिया, लूज मोशन और येलो ऑफ स्किन एंड आई। फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा आपको, डायरिया। देन सेकेंड आ जाएगा आपका येलो ऑफ स्किन, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, आंखें भी आपकी येलो येलो हो जाएंगी। हाँ, देन क्या आ जाएगा, माइल्ड लीवर टेंडरनेस एंड एलिवेटेड लीवर एंजाइम, आपका जो लीवर है वो आपका टेंडर हो जाएगा
तब आप पालपेट करके देखोगे फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम, तो लीवर क्या होगा, टेंडर होगा और एंजाइम में भी आपको चेंज हो जाएगा। चेंज लीवर एंजाइम, ठीक है। देन अदर फंक्शन आपको क्या हो सकता है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट। क्या होगा, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड फंगल। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पर ये डायरेक्टली आपके अटैक कर रहा है, तो आपको बैक्टीरियल और फंगल भी आपको जल्दी से कॉज हो जाएगा, क्योंकि आपका कैपेसिटी कम हो गया बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से फाइट करने का। फिर जीआई सिम्टम इंक्लूड, जीआई सिम्टम में आपका क्या क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, नोसिया, ब्लडी डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है ना। क्या क्या होगा आपकी जीआई ट्रैक में, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, माल एब्जॉर्प्शन, और क्या हो सकता है, नोसिया, वोमिटिंग, नोसिया, वोमिटिंग, स्टूल लूज होना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अदर सिम्टम आपको क्या क्या हो सकता है। जैसे जीआई ट्रैक में हम देखेंगे तो आपको क्या होगा, डायरिया होगा, आपको डायरिया, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, माल एब्जॉर्प्शन, जो आपका न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं आपके फूड से, वो एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी तरीके से आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और फिर नोजिया, वोमिटिंग, लूज स्टूल, आपका लूज मोशन आपको हो सकता है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी जीआई ट्रैक के बाद। फिर हम अनदर इसमें देख लेते हैं क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। यदि ये डिसीज क्रॉनिक हो रही है तो आपको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्रॉनिक मतलब कि ये हो सकती है मोर देन आपका 15 डेज, और आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, इवन आपका 1 और 2 ईयर भी हो सकता है। पर सिम्टम आपको 100 डेज में आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि आपका लगभग 3 महीने में, राइट। तो हाँ, देखते हैं हम। आई ड्राइनेस, आई माउथ, आई में क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ आई, इंक्रीज टीयरिंग, टीयरिंग एंड रेडनेस। क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई, with increase tearing and redness, tear and रेडनेस ना। क्या होगा, आपकी आइस ड्राई होगी, और ड्राई होगी तो आपको आंसू भी ज़्यादा आएंगे, आँख से आंसू आने लगेंगे, और आपकी आइस जो होगी रेड हो जाएगी, ठीक है। फिर अदर माउथ वाले सिम्टम में, मुंह में क्या हो सकता है आपको, ये तो हो गया आइस की बात। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट माउथ। सो माउथ में क्या होगा, ड्राइनेस विथ अल्सर एंड सोर एंड चेंज इन द टेस्ट। क्या होगा आपको, ड्राइनेस विथ अल्सर, माउथ में भी ड्राइनेस होगी, विथ अल्सर भी हो जाएंगे, और सोर थ्रोट भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको माउथ में होंगे सिम्टम। फिर बाइट पेचेस इनसाइड माउथ एंड अल्सर, और माउथ में क्या होगा, बाइट पेचेस होंगे और अल्सर होंगे, बाइट पेचेस और अल्सर। और क्या हो सकता है, माउथ पेन एंड डिफिकल्टी ऑफ स्वॉलोइंग, माउथ पेन विथ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में आपको दिक्कत होगी, आपके माउथ में पेन होगा स्वॉलोइंग करने में। स्किन एरिया, स्किन में आपका क्या होगा, क्या हो सकता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज कलर। आपका जो स्किन का कलर है, स्किन का टोन है, उसमें आपको
कलर में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, या तो फिर डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज भी हो सकता है। स्केयरिंग एंड थिकनेस थिक हो जाएगा और आपकी बॉडी पर स्केयर हो जाएंगे, आपको दाने दाने और दाग, आपको पेचेस दाग हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गई आपकी स्किन की बात। फिर आपका गट, गट में क्या होगा, चेंज इन एपेटाइट, जीआई ट्रैक में एपेटाइट चेंज होगा, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होगा और अनएबल टू वेट गेन। अब फ्रीक्वेंट आपको लूज मोशन हो रहा है, आपको भूख भी नहीं लग रही है, तो इससे एसोसिएटेड है कि आपका वेट लॉस होना, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वेट लॉस भी होगा, तो वेट लॉस भी आप ऐड कर सकते हो। क्या क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्रीक्वेंट लूज मोशन, चेंज इन एपेटाइट। इसकी वजह से नेक्स्ट क्या होगा, वेट लॉस। आया इतना समझ। विजन, आपका जो देखने का व्यूज है वो भी आपको चेंज हो जाएगा। सेंसिटिविटी टू स्पाइसी और एसिडिक फूड, और आपको एसिडिक और जो स्पाइसी फूड होंगे उनसे सेंसिटिविटी होगी, उसको जल्दी से आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। फिर पल्मोनरी सिम्टम इंक्लूड ब्रीचिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पल्मोनरी में क्या इंक्लूड होगा, ब्रीचिंग होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। मसल्स में क्या होगा, मसल्स पेन एंड वीकनेस। देन स्किन में क्या होगा, रेडनेस एंड पर्पल, रेड टू पर्पल फ्लैट रेसेस होंगे और पेचेस होंगे। तो ये तो जनरल हमारी बात हो गई साइन एंड सिम्टम के बारे में। हमने क्रॉनिक में देखा और एक्यूट फेज में देखा कि क्या क्या हो सकता है। क्रॉनिक में जब आपको 2 मंथ 3 मंथ से ज़्यादा हो जा रहा है डिसीज़ को, विद इन डिसीज़ कॉज होने के 15 दिन 20 दिन बाद भी हो सकता है, तब आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सिम्टम होते हैं, और जब आपकी क्रॉनिक स्टेज पर डिसीज आ जाती तो कौन से सिम्टम होते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट आप ले सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिर साइक्लोस्पोरिन और मेथोट्रिजेट, राइट। क्या ले सकते हो आप, साइक्लोस्पोरिन, स्टेरॉइड ले सकते हो आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हो। फर्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड मैनेजमेंट क्या आ जाएगा हमारा, साइक्लोस्पोरिन, CY साइक्लोस्पोरिन। देन नेक्स्ट आ जाएगा मीथोट्रिजेट, देन नेक्स्ट आ जाएगा माइक्लोफेनालेट, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फोटोफोरेसिस, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फोटोफोरेसिस। ये हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके इनके अंदर देख लेते हैं क्या क्या आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है आपका, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे कि आपका साइटोकाइन हो गया। तो साइटोकाइनिन के जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, जैसे हिस्टामाइन हो गया है ना, और साइटोकाइनिन हो गया। तो स्पेशली जो साइटोकाइनिन जो भी मेडिएटर है जो आपको रिलीज हो रहे हैं, जो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और हिस्टामाइन और आपका साइटोकाइनिन क्या होगा, सप्रेस होगा, तो आपको स्वेलिंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो जो मेडिएटर होते हैं उनको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन चॉइस और फर्स्ट लाइन हमारी थेरेपी में इंक्लूड करेंगे हम किसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। देन इसके बाद क्या करेंगे, साइक्लोस्पोरिन, सिमिलर टू द प्रेडनिसोन। अब साइक्लोस्पोरिन क्या होता है आपका, ये भी आपका इम्यूनोसप्रेसेंट होता है,
जो कि आपकी इम्यून को सप्रेसेंट करता है, क्योंकि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर एक्ट कर रहा है। हमने देखा है कि ऑटो इम्यून डिसीज है, तो आपका इम्यून आपके हेल्दी सेल्स उनको ही अटैक करना शुरू कर दिया है, तो इनको हमको सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। सप्रेस करना पड़ेगा तो ऑटो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, तो वो तो एसोसिएटेड है, वो सिम्टम हमने देख ही लिए। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आपका प्रेडनिसोलोन ले सकते हो आप, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी आप ले सकते हो, जो कि आपको दूसरी चीज ले सकते हो नॉन स्पेसिफिक टी सेल इम्यूनो कंप्रेसिव एक्शन मस्ट मॉनिटर ब्लड लेवल ऑफ ड्रग। दूसरा ले सकते हो नॉन स्पेसिफिक टी सेल इम्यूनो सप्रेसेंट, जो टी सेल होता है उसको सप्रेस करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मीथोट्रिजेट। मीथोट्रिजेट स्टॉप द सेल फ्रॉम द डिवाइडिंग एंड मेकिंग न्यू सेल। मीथोट्रिजेट इज यूज्ड टू कॉज एंटी इन्फ्लामेटरी अफेक्ट फॉर प्रोफाइलेक्सिस। मीथोट्रिजेट क्या करती है, ये जो ड्रग होती है आपकी, ये सेल का डिवीजन होने से और नए सेल को प्रोड्यूस करने से रोकती है, क्योंकि आपका अनहेल्दी सेल होगा वो, उसका डिवीजन होगा और वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका माइक्लोफेनालेट। माइक्लोफेनालेट सेल सीपीटी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज प्रोफाइलेक्सिस एंड क्रॉनिक जीबीएचडी। ये भी आपका सप्रेसेंट होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट आ जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल फोटोफोरेसिस। Combination of the leukophoresis and photodynamic therapy exposed to a sensitizing agent followed by ultraviolet and irritation and re-infuse into the patient। ये क्या होती है, आपकी एक थेरेपी होती है ना, फोटोफोरेसिस के जैसी आपकी एक थेरेपी होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, थेरेपी देते हैं, जो कि एक्सपोज होता है पेशेंट, और जो आपके जो एजेंट होते हैं उनको क्या करती है, डीएक्टिवेट कर। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फोटोफोरेसिस। फोटोफोरेसिस क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन आपकी प्रोसेस होती है जिसमें आपका ल्यूकोफोरेसिस एंड फोटोडायनामिक आपकी एक थेरेपी होती है। इस थेरेपी में आप क्या करते हो, पेशेंट जो आपको होता है उसको एक्सपोज करते हो, जो कि सेंसिटाइजिंग एजेंट रहते हैं ना, जैसे कि किससे करते हो आप, एक अल्ट्रावायलेट रेस आती है, वो रेस क्या करती है, आपका जो ब्लड के अंदर जो भी आपके सेंसिटाइजिंग एजेंट उसको क्या करती है, डिसेंसिटाइज करती है, उसके फंक्शन को स्टॉप करती है। देन इरेडिटेट करती है, उसको इरेडिटेशन करती है, एंड वापस से उसको री इन्फ्यूज करती है पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो एक प्रकार से ल्यूकोफोरेसिस या फोटोडायनामिक एक आपकी थेरेपी होती है, जो आपके ब्लड सेल्स को डिसेंसिटाइज करने का काम करती है, राइट, जो ब्लड सेल्स आपके अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट। ऐसी नर्स आपका क्या रोल होता है, इस डिसीज में आप क्या कर सकते हो। तो आप पेशेंट को असेस कर सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड एविडेंस है, जैसे कि क्या आ जाता है आपका, इंक्लूड एडिमा वगैरह हो गया, एरिथमिया हो गया, है ना, टेंडरनेस हो गया ओवर द साइड। उसके बाद आता है आपका हाइपरटेंशन, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, इंक्रीज हो गया आपका WBC काउंट। तो ये सारे सिम्टम इसकी वजह से होते हैं, तो इनको आप असेस कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आप केयर दे सकते हो कि भाई ये पेशेंट को सिम्टम तो नहीं है। देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, मैक्यूलो पॉपुलर रेस, एरिथमा, स्किन हेयर लॉस और इंक्रीज बिलिरुबिन एंड लीवर एंजाइम। असेस द साइन, कौन कौन से साइन आप असेस कर सकते हो पेशेंट में, आपका स्किन रेसेस वगैरह हो गया, इरिथमा हो गया, हेयर लॉस भी हो सकता है। उसका बिलिरुबिन एंड लीवर एंजाइम डिसफंक्शन, आपका जो लीवर एंजाइम है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जब आप CBC रिपोर्ट आप LFT रिपोर्ट कराओगे तब, तो आपका बिलिरुबिन उसमें इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि हमने डिसीज पोर्शन में देखा कि आपका स्किन और आपकी आई जो है येलो अपेयर हो रही थी, तो वो दैट इज रीजन बिहाइंड दैट, राइट। तो बिलिरुबिन का लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन आ जाता है आपका एडमिनिस्टर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी होती है, इम्यूनो सप्रेसिव मतलब ऐसी ड्रग होना, ऐसी थेरेपी होना जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगी। अब सप्रेस करेगी तो आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। अभी आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा था, ओवर रिएक्ट कर रहा था, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसकी वजह से ये सारे साइन और सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मेन हम इसको यदि सप्रेस करेंगे
तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो। पर इससे अदर रीज़न भी ये प्रॉब्लम दिक्कत ये भी हो सकती है कि आपको जल्दी से वीकनेस होगी, आपको जल्दी से बीमारी होना शुरू हो जाएंगी, फटीग जल्दी से हो जाएगी, थकान हो जाएगी और एनी अदर इन्फेक्शन भी आपको जल्दी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून हो गया सप्रेस, आपका इम्यून जितना एक्टिव होना चाहिए थी उतना एक्टिव नहीं है। तो एक दूसरा अदर इसमें ये भी हो सकता है एक। देन हम देखते हैं एडवाइस द पेशेंट टू रिपोर्ट साइन ऑफ रिजेक्शन टू द फिजिशियन। यदि आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्शन के जो साइन है वो हो रहे हैं, तो आपको वापस से इमीडिएटली आपको फिजिशियन को और एनी अदर स्टाफ को आपको इन्फॉर्म करना है, आपको मेडिकल टीम को बताना है। एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है नर्सिंग को, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, एंटी डायरियल हो गया, एंटी स्पास्मोडिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया और अदर मेडिकेशन, एंटीबायोटिक वॉटेवर जो भी नीडेड है एज पर डिसीज कंडीशन, एज पर फिजिशियन ऑर्डर, आपको वो सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आज को आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा, व्हाट इज़ द GBDS, GVHD, आपकी डिसीज़ कौन सी होती है और क्या क्या इसमें कॉजेस होता है, आफ्टर किस तरीके से ये होता है, साइन सिम्टम इसका क्या है और क्रोनिक स्टेज में क्या साइन होते हैं, इनिशियल स्टेज में क्या होते हैं, देन इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, देन फाइनली हमने देखा यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतनी। आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।